चलिए हम क्लास स्टार्ट करें। तो कल क्या पढ़ा था? कल बेसिकली हम सीटीआरएम में क्वेश्चंस कर रहे थे, स्पेशल केसेस ऑफ द रोलिंग मोशन एंड एटसेट्रा कोलिजन वगैरह। आज फिर से वही, ये भी एक सीटीआरएम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक रूप से दो रस्सियों से एक सॉलिड सिलेंडर को बांध दिया है। यहाँ पे बहुत सारी रस्सी लिपटी हुई है और इसको रिलीज कर दिया। नाउ इट इज रिलीज। तो क्या होगा, जैसे इसको हम रिलीज करेंगे तो ये ऐसे घूमते हुए खुलता जाएगा और नीचे आएगा, राइट। तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन व्हेन इट इज रिलीज्ड। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन इट इज रिलीज्ड। करिए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीटीआरएम, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिलेंडर है ये रोटेट भी करेगा और नीचे भी आएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या, कि ये रोटेट करेगा और नीचे भी आएगा। बट ये डायग्राम थोड़ा ना डरावना सा है, डर लग रहा है इस डायग्राम को देखकर। तो क्या करें, इसको हम 2D में चेंज कर लेते हैं इस डायग्राम को। मतलब इस पूरे सिस्टम को हम इधर से देखते हैं। ये मैंने आंख बना दी। अगर इस पूरे सिस्टम को मैं इधर साइड से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा ये सिस्टम? मुझे ये सिस्टम कुछ ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे इस तरह से रस्सी है और एक सिलेंडर है जिस पर ये रस्सी लिपटी हुई है, राइट। कुछ इस तरीके से इस सिलेंडर पर ऐसे इस तरह से लिपटी हुई है और हमने इसको रिलीज कर दिया है। अब ये सिलेंडर नीचे आ रहा है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ और ये घूम भी रहा होगा, मतलब इसके पास कुछ अल्फा भी होगा इस तरीके से। तो अगर किसी के पास एक्सेलरेशन भी है, अल्फा भी है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सीटीआरएम। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो इस पर नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा, राइट। और ऊपर टेंशन कितनी लगेगी, टी लगेगी या 2t लगेगी, बोलो। मतलब अगर हम दोनों रस्सियों की टेंशन टी मान लें तो ऊपर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t। ये इसका एफबीडी हो गया। बात समझ में आई? अब कैसे करते थे, ये क्या हो गया, बेसिकली डायनेमिक्स का सवाल हो गया ना। सीटीआरएम के डायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया, इसमें ए और अल्फा निकालना है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले एफ नेट बराबर एम ए लिखेंगे, फिर टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे, फिर नो स्लिपिंग की कंडीशन बनाएंगे, बस। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए मैं लिखूंगा सबसे पहले mg माइनस 2t is equal to ma. This is the first equation. Now second equation क्या लिखते हैं, याद है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क सेंटर ऑफ मास का आउट कितना हो गया, mg का टॉर्क 0 हो गया, 2t का टॉर्क आएगा 2tr ICM। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 इंटू अल्फा। अननोन है 3, इक्वेशन है 2। एक इक्वेशन कहां से आएगी, नो स्लिपिंग। तो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये रहा कांटेक्ट पॉइंट, राइट। ये वाला दिख रहा है आपको कांटेक्ट पॉइंट, यहाँ पे रस्सी का और इस सॉलिड सिलेंडर का कांटेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आप पहले इस रस्सी के बारे में सोचो, इस कांटेक्ट पॉइंट के बारे में सोचो। ये कांटेक्ट पॉइंट, ये तो रस्सी के पास तो कुछ एक्सेलरेशन है नहीं इस पॉइंट पर, रस्सी तो अपनी जगह ही है। लेकिन ये जो सॉलिड सिलेंडर है इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है और ऊपर की तरफ क्या है, अल्फा r। समझ में आया? तो अगर देयर इज नो स्लिपिंग देन व्हाट इज द कंडीशन, a बराबर अल्फा r, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन, a बराबर अल्फा r। हो जाएगा सॉल्व। ये रही तीनों इक्वेशन, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए।
कितना आ रहा है? तो यहां से हम सॉल्व करके देख सकते हैं, a बराबर आ रहा है 2g/3। बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना, तो ये तो सबसे आसान इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रही है। अल्फा की जगह पुट करो, टेंशन की वैल्यू आएगी, टेंशन की वैल्यू को यहाँ रख दो, ए के टर्म में ए निकल के आ जाएगा, सिंपल, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन, सिंपल ही है ना, देखने में डरावना लगता है, बस बस आपको ये पहचाना है दिस इज सीटीआरएम। सीटीआरएम में कौन सा क्वेश्चन है? डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ए अल्फा निकालना है, तो आपको 4 स्टेप्स ध्यान में आएंगी, एफबीडी बनाओ, ये इक्वेशन लिखो, ये लिखो, नो स्लिपिंग लिखो, खत्म। करो ये सवाल। तो डायग्राम से कैसे समझ में आ रहा है आपको कि एक हॉलो स्फीयर है जो प्योर रोल करते हुए v वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा कुछ है। इसकी v वेलोसिटी है सेंटर की, मतलब v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और ये प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है मतलब इसके पास कुछ ओमेगा भी होगा, और रेडियस r दे रखी है, तो हम कह सकते हैं v बराबर ओमेगा r, बिकॉज इट इज मूविंग ऑन सरफेस, इट इज रोलिंग ऑन सरफेस, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। एनी डाउट? ओके, अब आपको बताना है कि अपर हाफ का, अपर हाफ देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना आप जानते हो भाई। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोल दोगे? यार सर रोलिंग कर रहा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना तो आपने सिखाई थी, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, बट अपर हाफ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा गया है, तो कैसे करें सोचो। देखो अभी हम बात, जैसे ये सरफेस है और हम बात कर रहे हैं अपर हाफ की केबल, दिस इज द अपर हाफ, राइट। तो अगर हम फॉर्मूला देखें रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का, जो भी मैंने लिखा था वो तो डायरेक्ट रिजल्ट था, लेकिन जो स्टार्टिंग फॉर्मूला हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो था हाफ एम टोटल वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही था। बताइए, कोई पार्टिकल अगर रोलिंग मोशन करता है तो हम इसी तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ओमेगा को v अपॉन आर का स्क्वायर करके और आई सेंटर ऑफ मास को m के स्क्वायर करके वो फॉर्मूला प्रूव करवा दिया था। लेकिन जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा जनरल यही था, क्या सभी को याद है? अब हमें जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो इस पार्ट की निकालनी है, अपर हाफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ m टोटल, अगर टोटल मास m था तो इस आधे स्फीयर का मास कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखनी है तो इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो कुछ ऊपर खसक जाएगा ना यार, बोलिए। हॉलो है तो मैं बीच में से इसको खाली कर देता हूँ। ये मैंने डैश डैश ये बताया था कि इतने पार्ट का हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आधे का यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो, याद है कितने पे आता था? हेमी हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे आता था। बताइए कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सही लिखा है? बोलो बोलो, राइट। तो अब ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेन मुद्दा है अब ये कैसे निकालें, ठीक है। तो एक तो ये निकालना पड़ेगा VCOM, ओके वेरी गुड। आगे चलते हैं, प्लस लगाएंगे, ओके हाफ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ICOM, अब हमें निकालना पड़ेगा ICOM, मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो निकाल लेंगे ना, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो नया सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट, नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें आई कैलकुलेट करना है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बोल दो। तो आई अबाउट न्यू COM कर देता हूं यहाँ पे, है ना, न्यू COM कितना हो जाएगा? मतलब एक तरीके से हमें किसके अबाउट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। और इसका मास कितना है? इसका मास है m/2, राइट। ये आधा गोला है ना यार,
हेमिस्फीयर है जिसका मास कितना m/2 और इस m/2 के सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें आई सेंटर ऑफ मास निकालना है, न्यू सेंटर ऑफ मास है। पहले तो कहाँ था, पहले तो सेंटर पे था, तो कैसे निकाले? चलिए यही निकाल के दिखा दो आप, बाकी मैं बता दूंगा आपको ये सवाल कैसे होगा। बस आप मेरे को तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा दो नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, न्यू COM के अबाउट। भाई गोला पूरा था तो ये सेंटर ऑफ मास था, गोला आधा हो गया तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। बताइए कर सकते हैं क्या? तो देखो कैसे करेंगे, तो भैया समझ जाओ कि ऊपर वाले की तो बात ही मत करो, ये ऊपर क्या था क्या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इसको तो भर में जान दो। आप तो ये समझो कि आपके पास यही सवाल है कि इस हॉलो हेमीस्फेयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से, ऐसे ऐसे रोल कर रहा है ना, तो इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ये इस एक्सिस के अबाउट आपको आई निकालना है। ये सवाल है आपके पास, आप समझो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आया है, अलग से सॉल्व कर लो भले इसे। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आया है, करो। कैसे करोगे? ये कर दोगे तो आधा काम हो जाएगा। ऐसे समझो, एक नया क्वेश्चन है, m/2 इसका मास है, r इसकी रेडियस है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है COM के अबाउट। तो कैसे करें, क्या थ्योरम लगानी पड़ेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I बराबर ICOM प्लस MD²। तो यहाँ पे एक ऐसी एक्सिस हमको ढूंढनी होगी जिसके अबाउट हमें, इसके अबाउट हमें वो पता हो, क्या पता हो भाई, जिसके अबाउट हमें, तो ये वाली एक्सिस ले लेता हूं मैं, इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ये वाली एक्सिस ले लेता हूं, ये वाली, इस जगह से पास होने वाली एक्सिस आई। समझ गए? क्या इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं क्या? आई मेरे को बता दो, आई कितना होगा? तो आई कितना होगा बेसिकली? हाँ 2/3 mr², और यहाँ अब इसको वैल्यू डाल दो, ये हो गया 2/3 mr² माइनस MD²। अच्छा सॉरी, या मास कितना रखना पड़ेगा, m/2 रखना पड़ेगा, राइट? मास m/2 रखेंगे, माइनस MD², तो m हो गया m/2, d कितना है r/2, ये आ गया ICOM। सॉल्व करो कितना रहे, इस तरीके से देखा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया कि हेमिस्फेयर है जिसका मास m/2 है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमने उसके पैरेलल इस एक्सिस से पास होने वाला आई लिखा, दैट इज आई आ गया 2/3 m/2 r²। ये कैसे आया, आप सिमेट्री से कर सकते हो, है ना, ये आएगा इतना। उसके बाद फिर हमने लगा दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ICOM ये हो गया, सॉरी सॉरी आई ये हो गया, माइनस MD², m रखा m/2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r/2, तो r/2², यहाँ से ICOM निकल के आ गया। चलिए वापिस आ जाते हैं, तो हमने एक मुसीबत सॉल्व कर दी, ICOM, और ओमेगा तो ओमेगा ही रहता है, एक रिजिड बॉडी का किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो यहाँ पे इस सेंटर के अबाउट ओमेगा है, तो हर पॉइंट के अबाउट, तो नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा ही होगी। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसे, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास टोटल, जो रहेगा m/2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये तुमने निकाला ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, मतलब ये वाली वेलोसिटी हमें निकालनी होगी। तो कैसे करें, एक तरीका है, तो देखो हमें इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है, जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर था पूरे का, इसके अबाउट इसकी वेलोसिटी पता है v, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, राइट? ये बात क्लियर है, इसकी वेलोसिटी v है। बताओ ये कोई डाउट है कि किसी को? समझना,
तो ये मानो ये था डायग्राम आपका बड़ा वाला स्फीयर, उसमें आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है, इस पॉइंट की जो यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर है, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। इसकी वेलोसिटी हमने COM मान ली। तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, याद है? अगर कोई रोलिंग मोशन कर रहा है, उसमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, तो वेलोसिटी आती है ट्रांसलेशन वेलोसिटी प्लस उसकी रोटेशनल वाली वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कितनी लिखूंगा वेलोसिटी इसकी, v प्लस ओमेगा r, और r कितनी है यहाँ पे r/2, बेसिकली ये हो जाएगी VCOM। भाई ये वेलोसिटी लिखना तो हम कब से जानते हैं, स्टार्टिंग से, जब CTRM स्टार्ट किया था तब ये वेलोसिटी लिखना सबसे पहले यही तो सिखाया था। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बेसिकली दोनों का सुपरपोजिशन होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगी v प्लस ओमेगा r, यहाँ पे हो जाएगी आगे की साइड v, पीछे की साइड ओमेगा r। अरे करे ना ऐसे काम तो बहुत बार। तो बेसिकली VCOM कितना मिल गया हमें, VCOM भी आ गया भैया। तो VCOM आ गया v कितना था, v प्लस ओमेगा r/2 कितना है, v प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या थी, v अपॉन r, r/2, r से r गया, v/2 कितना आ गया, 3v/2। समझ गए? बस अब वैल्यू डालनी है हमें। तो हाफ मास टोटल VCOM हो गया 3v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ ICOM, ये निकाला हमने ICOM 5mr²/24, 5/24 mr², ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v अपॉन r का स्क्वायर। राइट, सारी वैल्यू डाल दी। अब काइनेटिक एनर्जी हमको लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ये किसकी आई है, अपर हाफ की। तो ये आ रही है आपकी फाइनल, इसको सॉल्व कर लेना। 2/3 mv²। बताओ पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है, बढ़िया सवाल है। वही जो जनरल फॉर्मूला होता है वही यूज किया, बस यहाँ पे हमें v सेंटर ऑफ मास थोड़ा अलग से निकालना पड़ा, ICOM निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। समझे? ठीक है, इस तरीके से अपना CTRM हो गया, एक अच्छा सवाल भी कर लिया हमने। ओके, तो आपको ये रिवाइज करोगे तो आप सीखते जाओगे। जितनी बार रिवाइज करोगे कुछ हमेशा नई बातें आपको मिलेंगी, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब निकालना है, ये सब आता है एग्जाम में। ठीक, तो अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें, छोटा सा वो पढ़ लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं बताता हूँ ये क्या है, बाकी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब इसको आप समझो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आपका नहीं होगा, आपने जो पढ़ा है उससे सारे सवाल हो जाएंगे। बट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो हमको थोड़े बड़े करने पड़ते थे। CTRM के लिए, CTRM में कुछ क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन ज्यादा लगानी पड़ती थी, उसकी जगह एक इक्वेशन कम लगानी पड़ेगी, तो छोटा हो जाएगा सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना कोई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। राइट, चलो पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्क्षणिक, एक क्षण के लिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम जानते ही हैं, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट को हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन बोला। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट, एक ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा हो, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट, so it is the axis which is at rest, and the motion of body in CTRM can be seen as pure rotation about this axis. It is called instantaneous axis of rotation. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि जो CTRM है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन में बदल जाता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसे हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई? तो कहाँ होता है, कैसे निकालते हैं, क्या है ये चीज, एक बार देखो, समझो, आपको समझ में आएगी बात। तो जब हम CTRM पढ़ते हैं, मतलब ये वाला एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी v होगी आगे की तरफ और ओमेगा होगा ऐसे। राइट, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, इस
बॉडी पर या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी 0 होगी इस मोमेंट पर, जिसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी 0 होगी इस मोमेंट पर। दिस इज प्योर रोलिंग, राइट? ये प्योर रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये प्योर रोल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है प्योर रोल। तो वो पॉइंट बताओ जहां पे नेट वेलोसिटी 0 आ जाए एक पल के लिए आए भले से, तो वो है ये वाला पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट इस केस में, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी है v आगे की तरफ, ओमेगा r पीछे की तरफ, और हम जानते हैं कि अगर ये कर रहा है प्योर रोल, देन वी कैन से v बराबर ओमेगा r है यहाँ पे, राइट? मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको मैं p नाम दे देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट v इक्वल टू क्या है? 0 इस मोमेंट के लिए। अब चूंकि ये घूम रहा है तो अगले ही मोमेंट पर ये पॉइंट p कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस मोमेंट पर। लेकिन इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूं कि एक मोमेंट के लिए ये जो बॉडी है, ये जो पार्टिकल है, ये इस पॉइंट p के अबाउट, इस पॉइंट p के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। समझ में आई बात? सोचो जरा। देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो है नहीं, और मैंने बताया था कि रिजिड बॉडी के लिए हर पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम ही रहेगा, है ना? तो इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा ही आ जाएगा। तो मैं ये अज्यूम कर सकते हैं हम कि एक मोमेंट के लिए दिस पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं लिख देता हूं, अबाउट दिस एक्सिस द मोशन of body can be assumed as pure rotation। आई बात समझ में? अब इसका प्रूव करके दिखा देते हैं कि भाई ऐसा। अच्छा, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो इसमें बताओ, क्या इसमें एफ नेट बराबर एम ए लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, सीधा हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। रिवाइज कराता हूँ आपको कि जब फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हम पढ़ते थे तो कैसे सॉल्व करते थे। तो जब टॉर्क इक्वेशन लिखते थे वो एक्सिस के अबाउट लिखते थे, और आई भी एक्सिस के अबाउट लिखते थे, अल्फा। और जब काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हम फिक्स्ड एक्सिस में, याद है, तो हम यहाँ लिखते थे हाफ आई अबाउट एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम भी लिखते थे तो आई हम इसमें इस एक्सिस के आउट लिखते थे, एल हम इस एक्सिस का आउट लिखते थे, ओमेगा, राइट? चलिए तो करके देखते हैं कि क्या सेम आंसर आता है ना? तो तो अज्यूम करो दिस इज द डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है, दिस इज द डिस्क, ठीक है? और इसकी वेलोसिटी आगे इस तरीके से v है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। दिस इज प्योर रोलिंग, ये प्योर रोल कर रहा है। क्या कर रहा है ये? प्योर रोल कर रहा है। तो बताओ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा कि अगर इसे हम सीटीआरएम लेके करें, सीटीआरएम के कॉन्सेप्ट से करें, जो रियल कॉन्सेप्ट है उससे करें, तो क्या आंसर आएगा। और अगर हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से करें तो क्या आंसर आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट से करते हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हो कि सीटीआरएम। तो सीटीआरएम के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या लिखते हैं बताइए? तो काइनेटिक एनर्जी टू टोटल मैं पहले सीटीआरएम के कॉन्सेप्ट निकालू। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसमें फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम सब कुछ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पे क्या होता है? हाफ एम
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा तेज करते हैं, हाफ एम वी सी ओ एम कितना हो गया, वेलोसिटी वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम कितना हो गया, डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा कितना हो गया, प्योर रूलिंग है तो मैं कह सकता हूँ v बराबर ओमेगा, क्योंकि सरफेस पर प्योर रूलिंग है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। राइट, इसको आप सॉल्व करके देख रहे हो तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 3/4 mv स्क्वायर के बराबर। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, CTRN से, अपने बेसिक से जो हमने सीखा है उससे किया, लेकिन अब एक नई चीज सीखी हमने, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस अबाउट point P. This is the point P and we can say that this is the instantaneous axis of rotation। मतलब इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूमेगा, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी अबाउट पॉइंट P अबाउट I A O R, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे निकालूंगा, हाफ I about that axis into ओमेगा स्क्वायर, राइट, हाफ। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा किसके अबाउट, इस P के अबाउट, तो दैट इज वेरी सिंपल कि हम लिख देंगे यहाँ पे, अलग से निकालूं क्या, या लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि I अबाउट P कैसे लिखेंगे, I COM प्लस md स्क्वायर, I COM कितना है इसका, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर, d कितना है r, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करो एक बार कितना आ रहा है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 3/2, 3/4 mr स्क्वायर, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आंसर सेम आ गया, देखा आपने, क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल, यानी कि ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मतलब CTRM में यही तो था कि रोटेशन भी होता था और ट्रांसलेशनल मोशन भी होता था, तभी तो इतने बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी हमें। पर ये तो मजा आ गया, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर लें तो हम उस पूरे सवाल को फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, हाँ, यस, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पे क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक तरीके से प्योर रोटेशन की तरह बिहेव करेगा। ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल के प्रूव भी कर लिया। तो अब अगर हम ये सीख ले कि हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एनी ऑब्जेक्ट, कैसे फाइंड करना है, तो मजे आ जाएंगे, राइट। तो अगली हेडिंग हमारी यही है, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो, तो इसमें कुछ केसेस हैं कि यदि VCOM and omega both are given, both are known for body, किसी बॉडी के लिए दोनों गिवन है, दोनों पता है हमें किसी बॉडी के लिए। मान लो ऐसे कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला केस था ना, यहाँ पे हमें v भी पता था, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ओमेगा भी पता थी, तो इसमें हमने कैसे निकाला, हमने डायरेक्टली इसमें चूज कर लिया कॉन्टेक्ट पॉइंट। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां की जिसकी वेलोसिटी क्या आई, जिसकी वेलोसिटी आई 0, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट था। लेकिन अब ये तो कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, इस रैंडम ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें गिवन है VCOM, और ओमेगा भी गिवन है इसका, ये ओमेगा से घूम रहा है। हमें इसमें पता लगाना है कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रोटेशन कहाँ होगा बताओ, जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी वहां पे। तो ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, अच्छा वो पॉइंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो इसके ऊपर हो सकता है या इसके नीचे हो सकता है, तो दोनों देख लेते हैं कि अगर ऊपर होगा तो क्या होगा। अगर ऊपर हम रैंडम कोई पॉइंट ले लें डिस्टेंस r पर, स्मॉल r पर कोई पॉइंट ले, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, आगे की साइड VCOM प्लस ओमेगा r, तो क्या 0 हो सकता है भाई, कैसे लिखा समझ में आया। अगर ओमेगा ऐसा है तो टेंजेंशियल कितनी हो गई, ओमेगा आगे तरफ VCOM आगे तरफ, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि तो ऐड हो रही है ना, हमें तो 0 लानी है।
जीरो कब होगा? जब घटेगा। तो मतलब नीचे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम r डिस्टेंस पर, ये वाला। यहाँ पे आगे वेलोसिटी जाएगी v com और पीछे हो जाएगा ओमेगा r, सॉरी स्मॉल r। तो हमको तो क्या करना है, बस यहाँ पे v com को बराबर कर देना है ओमेगा r के, और r की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? v com अपॉन ओमेगा। अब बोलो r जो है वो हो सकता है बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करे तो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है बॉडी के अंदर ही हो तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? जैसे इसका एग्जांपल मैं कर लूं, एक एग्जांपल मैं कर लूं कि मान लो कोई रॉड है और रॉड में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है। तो मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर देता हूं ताकि आपको मजा आए। कि मैं इस बार वेलोसिटी ऐसे बोल देता हूं, दिस इज द वेलोसिटी। इधर ये सेंटर है, इसका मास m, लेंथ l है, और ये लेंथ l है, इसकी मास m है। सेंटर की वेलोसिटी v इस तरीके से है, और ओमेगा मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, दिस इज द ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, राइट। और ओमेगा और v में एक रिलेशन दे रखा है ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। v और ओमेगा में रिलेशन है कुछ इस तरीके का, v बराबर जनरल कुछ भी लिख देता हूँ, v बराबर ओमेगा बाई 2। ऐसा आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है v बराबर ओमेगा बाई 2, मतलब एक रिलेशन गिवन है आपको v और ओमेगा में। ये गिवन है, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो आपको फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करो। फाइंड IAOR कैसे करोगे? सिखाया ना भी कि इस जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर वो पॉइंट आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो हमको एक पॉइंट चूज करना है जहाँ पे नेट वेलोसिटी जीरो हो जाए। हम रैंडम वो पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो जब नीचे में अगर मैं पॉइंट देखता हूँ क्या यहाँ ऐसा हो सकता है क्या, तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी में लिखूंगा तो v आगे है तो v इस तरीके से आगे हो जाएगा, और चूंकि ओमेगा इस बार इस तरीके से, तो इसके टेंजेंशियल ओमेगा r यहाँ आएगा। कोई r डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट ले लिया तो ये आ जाएगा v प्लस ओमेगा r। तो क्या यहाँ हो सकता है क्या? अरे यहाँ तो जोड़ रहे हैं, यहाँ कैसे हो सकता है यार? ऊपर आएगा कहीं, तो यहाँ ले लेता हूँ। तो आगे की साइड हो जाएगी वेलोसिटी v, पीछे की साइड हो जाएगा ओमेगा इंटू r। ये डिस्टेंस r मान लो, जो भी r आएगी तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे v बराबर ओमेगा r। v और ओमेगा के बीच में रिलेशन हमें गिवन है, तो v को कितना दिया है? ओमेगा l बाई 2 बराबर ओमेगा r, ओमेगा से ओमेगा गया तो r बराबर कितना आ गया? l बाई 2। अब जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हमेशा यही आएगा, वो तो ऐसी कंडीशन थी इसलिए ऐसा आ गया। तो इसमें बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस वाले केस के लिए कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, सेंटर से l बाई 2 डिस्टेंस ऊपर। अच्छा ये l जो है कैपिटल, इसको स्मॉल, रॉड की लेंथ क्या है? स्मॉल l। तो जो r आया वो l बाई 2 है, मतलब इस जगह पे आ गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये मत सोचना कि रॉड के अंदर ही आ गया। अगर मैं ओमेगा को यहाँ बड़ा कर देता, कोई यहाँ पे मैं ओमेगा को 3 ओमेगा l कर देता, सोचो v बराबर 3 ओमेगा l लिख देता, v बराबर 3 ओमेगा l। तो यहाँ पे v बराबर आपको क्या लिखना पड़ता? 3 ओमेगा l। तो ओमेगा से ओमेगा जाता तो r बराबर कितना आ जाता? 3l। तो मतलब यहाँ कहीं आता वो पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हो सकता है वहां पे भी। ये बात समझ में आई? बोलो, क्या इंस्टेंटेनियस रोटेशन निकालना आ गया अगर आपको v सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा पता है तो? ओके, इसमें सेकंड केस आता है। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में।